हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मैंने रुचि का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार सब कुछ रुचि को प्रभावित करने वाले कारक ये इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ये जो मेरा नया टॉपिक है ये है रुचि और ध्यान का संबंध। ध्यान की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है और रुचि भी मानसिक संतोष या मानसिक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रक्रिया है। इस प्रकार ध्यान एक रुचि दोनों ही मानसिक प्रक्रियाओं में परस्पर संबंधित हैं। कैसे? यानी कि अगर किसी बच्चे का ध्यान पूरी तरीके से एक चीज में है, ठीक है, उसे केंद्र मानकर उस चीज पे ज्यादा लगाव हो रहा है उस चीज से, है ना, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रुचि उत्पन्न होगी। अगर किसी चीज से लगाव नहीं होगा, वह उसे केंद्र मानकर देखेगा नहीं, उसमें सक्रिय नहीं लेगा, उसमें भाग नहीं लेगा, तो क्या होगा, उसकी रुचि भी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो जिस चीज में ज्यादा ध्यान होगा उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, है ना। यदि हमें किसी कार्य के प्रति रुचि नहीं है तो हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जैसे किसी शिक्षक को यदि लेखन कार्य में रुचि है तो वह छुट्टी के टाइम क्या करेगा, वह उस लेखन कार्य में अपना ध्यान लगाएगा, जिससे उसके द्वारा एक रचित पुस्तक तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार रुचि और ध्यान में परस्पर संबंध के आधार पर विविध क्षेत्रों में विभिन्न सृजनात्मक कार्य को पूरा किया जा सकता है। वो कह रहा है, अगर तुम्हारा किसी चीज में रुचि नहीं होगी तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से उसमें नहीं होगा, उस कार्य में। अगर किसी कार्य में आपकी रुचि होगी तो आपका पूर्ण ध्यान भी उस कार्य में होगा। तो इसलिए ये एक दूसरे से इस प्रकार संबंध रखते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे को पूरक करते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इसे नोट कर लो आप। चलिए, ये है रुचि का महत्व। बालकों में रुचियों का विकास जीवन प्रांत होता रहता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे की रुचियां खत्म नहीं होती, ये चलती ही रहती है। बालकों की रुचियों के विकास में शिक्षा का सर्वप्रमुख भूमिका होती है। बच्चों को, अगर बच्चे की ज्यादा बालकों की रुचियों के लिए, बच्चों की रुचि के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। शिक्षा छुआछूत को मिटाने, विश्व बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ाने और सामाजिक सेवा की भावना की जागृति में रुचि उत्पन्न कर देता है। क्या शिक्षा? एक तो छुआछूत ये सब मिटाना, और रूढ़िवादिता को, जैसे दहेज प्रथा, इन सबको मिटा दिया ज्यादातर, है ना, अभी भी है, खैर, ठीक है। विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए और समाज सेवा की भावनाओं को जागृत करने के लिए क्या होता है, रुचि उत्पन्न, भावना की जागृति में रुचि उत्पन्न कर देता है। क्या? शिक्षा, है ना। शिक्षा किशोर की मनोरंजन रुचि में सुधार कर देता है। और क्या, मनोवैज्ञानिक के मत के अनुसार, मनोवैज्ञानिक क्या कहा कि इस समाज में विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों की रुचियों का निर्माण और उसके निर्देशन का शैलीबद्ध नियंत्रण पर्यटन किया जाता है। इसकी रुचियों में जो ज्यादा विकास होता है वो विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों की रुचियों का क्या होता है, रुचियों ज्यादातर रुचि बढ़ती है, रुचियों का निर्माण होता है और क्रियात्मक चीजें बच्चे सीखते हैं। कैसे? क्रिएटिविटी सीखते हैं, मनोरंजन होता है बच्चों का, मंजूरा, है ना। इस क्षेत्र में भी बच्चे की रुचि बढ़ती है, समाज सेवा में बढ़ती है बच्चे की रुचि, और बंधुत्व की भावना बढ़ती है, उसका विकास होता है। किसके द्वारा? रुचि के द्वारा, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लो अच्छे से। विद्यालय में सब चीजों का विकास होता है।
चलिए देखते हैं कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधियां, यानी कि कक्षा में बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न की जाए जिससे कि वे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे नागरिक बन सके पढ़ लिख के, है ना, अच्छे से वे चीजें समझ सके, उनकी रुचि उसमें उत्पन्न हो, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, वे अपना लक्ष्य प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए छात्र का अध्ययन, ठीक है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की ये क्या है, विधियां हैं। ठीक है, जैसे छात्र का अध्ययन, ठीक है, कक्षा में छात्र की रुचि को शिक्षा की ओर जागृत करने के लिए छात्र का शारीरिक व मानसिक अध्ययन करना आवश्यक है। उसका स्वास्थ्य, उसकी मनोदशा, उसकी आवश्यकताएं आदि रुचि में बाधक हो सकती हैं। यानी कि बच्चों को पहले पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, बच्चों की मनोदशा को देख लेना चाहिए, बच्चे की मेंटलिटी कैसी है, बच्चा किसी तरीके से शारीरिक रूप से ग्रस्त तो नहीं है, किसी समस्या से ग्रस्त तो नहीं है ना, वो मतलब उसकी रुचि स्टडी में लग रही है या नहीं लग रही, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। बच्चों को पहले तुम्हें अच्छे से जान लेना चाहिए। ठीक है, तब आप उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। बच्चे की आवश्यकताएं क्या क्या है, मनोदशा क्या है उसकी, वह शारीरिक व मानसिक रूप से ग्रस्त तो नहीं है किसी चीज को लेकर, है ना, तो वो क्या पहले, अगर बच्चा शारीरिक रूप से उसे किसी तरह की थकान तो नहीं है, अगर थकान होगी तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, है ना, और क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, छात्र का अध्ययन, शिक्षक को पढ़ाने से पहले छात्र की मनोदशा, आवश्यकताएं, मेंटलिटी, शारीरिक रूप से उसे अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। कहा है ना कि बच्चे एक खाली पुस्तक के समान है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य की स्पष्टता, यानी कि छात्र को नया पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, पहले उसका उद्देश्य निर्धारण कर लेना चाहिए कि बच्चों को हमें क्या शिक्षा देनी है इस पाठ से। ठीक है, उसकी उपयोगिता, उसकी अच्छाई बुराइयां सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। तो उद्देश्य की स्पष्टता, छात्र को नया पाठ तथा विषय पढ़ाने से पहले उसकी उपयोगिता, लाभ, हानि और आवश्यकताएं आदि को स्पष्ट कर लेना चाहिए। यानी कि बच्चों को पहले पढ़ाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उस विषय की लाभ, उस विषय से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, है ना, उसकी आवश्यकताएं, उसकी उपयोगिता सब कुछ जान लेना चाहिए स्पष्ट तरीके से शिक्षक को। ठीक है, जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। रुचि मापन, कक्षा के अंदर तथा विषय में रुचि न दिखाने वाले छात्रों की रुचि का मापन शिक्षक को कर लेना चाहिए। इससे विषय संबंधी रुचि एवं रुचि की मात्रा का पता चल जाता है। यानी कि शिक्षक को, जब शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो ये देख लेना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट, उस जो विषय आप पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट बच्चे का है या फिर नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको पता कर लेनी चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसकी बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अपने विषय को बहुत ज्यादा क्या इफेक्टिव, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से उसमें इंटरेस्ट ले सके और अच्छे से पढ़ सके। उसकी समस्या देखनी चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, बच्चे भैया लग रहे हैं बात करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चे का जब इंटरेस्ट नहीं है तभी तो वो बातें करना शुरू कर रहा है ना। जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तो वो ध्यान से सक्रिय रूप से आपकी बातें सुनेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, चीजों को देखेगा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या नहीं मिलती है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला है छात्र का अध्ययन, जिसे बताया है कि छात्र वो शिक्षा के द्वारा बच्चों की जो रुचि है वो जागृत करनी चाहिए, है ना। बच्चे की शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चों की आवश्यकताएं वगैरह सब कुछ जान लेना चाहिए, शारीरिक रूप से ग्रस्त तो नहीं है या मानसिक रूप से, है ना। दूसरा है हमारा उद्देश्य की स्पष्टता,
छात्रों को नया पाठ पढ़ाने या विषय पढ़ाने से पहले उसकी उपयोगिता, लाभ, हानि व आवश्यकताएं जान लेनी चाहिए, तब बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। तीसरा है रुचि मापन। कक्षा के अंदर या विषय के अंदर पहले क्या कर लेना चाहिए, रुचि न दिखाने वाले छात्रों की रुचि का मापन कर लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे चीजों में, उनकी रुचि है भी या नहीं भी। ठीक है, शिक्षक को यही सब पता करना चाहिए। इससे विषय संबंधी रुचि और रुचि की मात्रा का पता चल जाता है कि बच्चे की इस विषय में कितनी रुचि है कितनी नहीं है, उसका मापन कर सकते हैं, है ना। चलिए तो नोट कर लो इसे अच्छे से। चलिए देखिए, सहायक सामग्री का प्रयोग। पाठ की ओर बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अध्यापक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठ सरल भी होता है और बालकों की रुचि को भी केंद्रीभूत करता है। यानी कि पाठ इतना अच्छे से पढ़ाना चाहिए, इतना इफेक्टिव बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे का पूर्ण ध्यान, पूर्ण रुचि, पूर्ण इंटरेस्ट विषय में बच्चे का अच्छे से लग सके, है ना, इंटरेस्ट बना रहे, उसे इतना इफेक्टिव हो और अट्रैक्टिव बना देना चाहिए जिससे कि बच्चा पूर्ण रूप से उस विषय में सक्रिय हो और पूर्ण रूप से अपना पूर्ण सहयोग उसमें दे सके, यानी कि सहभागी दे सके, अपने अच्छे से पढ़ सके सभी के साथ मिलकर। इस तरह से पाठ की ओर बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी पाठ की अच्छी सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चा विषय में पूर्ण रूप से रुचि ले सके, है ना, भाग ले सके। फिफ्थ है उपयुक्त विधि, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले एक विधि अच्छी जो बच्चे को विषय में अच्छे से इंटरेस्ट ला सके, उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान ग्रहण करने की अपेक्षा ज्ञान देने का तरीका अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, और जिससे बच्चा अपना पूरा इंटरेस्ट ले सके। सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी कि पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है उसको निर्धारण कर लेना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। इससे पाठ सरल भी होता है और बालकों की रुचि को भी बच्चों की रुचि भी उस विषय में बनी रहती है, वो सरल हो जाता है अच्छे से और क्या होता है, बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को एक उचित तरीके से बच्चों में रुचि लाने के लिए बहुत सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छी सामग्री, जैसे कि मान लो हम पढ़ा रहे हैं आम, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छे उस पे क्या बनाएंगे, हम चित्रण द्वारा भी बता सकते हैं, है ना, आम बनाकर ब्लैक सामपट पे, ठीक है, और हम एक वैसे आम भी ला सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों को इसकी शेप ऐसी है और इसका जो बाहर का जो रंग है वो ऐसा है, सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त विधि, ज्ञान ग्रहण करने की अपेक्षा ज्ञान देने का तरीका अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे की रुचि उस विषय में बन सके, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सके, अच्छे से ज्ञान ग्रहण कर सके, है ना। उदाहरण द्वारा बता सकते हैं, जैसे एक आम पढ़ा रहे हैं, आम को यानी कि आम के बारे में बता दे, फिर उसको वैसे ही आम को दिखा दे कि हाँ ये आम है, इसका रंग ऐसा है, अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं, ना, जिससे शिक्षण कार्य करते हैं वे शिक्षण में अधिक सफल होते हैं। यानी कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपेक्षा ज्ञान देने पर अधिक बल देना चाहिए, उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उदाहरण देकर बच्चों को शिक्षण ग्रहण कराना चाहिए जिससे कि जो शिक्षण है वह पूर्ण रूप से सफल हो सके, ठीक है। तो ये दो, फोर्थ है सहायक सामग्री का प्रयोग और फिफ्थ है उपयुक्त विधि का
प्रयोग। ठीक है, तो इसे नोट कर लो अच्छे से। चलिए, ये है विषय वस्तु की उपयोगिता। छात्रों को विषय वस्तु की व्यवहारिक उपयोगिता बतानी चाहिए, यानी कि ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में कैसे कैसे काम आती है, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। इससे अब क्या है, रूसो ने किस पे बल दिया है? क्रिया पर बल दिया है। क्रिया के द्वारा सीखना, यानी कि खुद से कार्य करके सीखना। जब हम खुद से कार्य करेंगे तो हम चीजों को जल्दी सीख जाते हैं, है ना, अपने व्यवहार में लाके जल्दी सीख जाते हैं। और अनुभव से सीखना, है ना, किसने बल दिया है? ये रूसो ने इस पर बल दिया है कि क्रिया के द्वारा सीखना और अनुभव के द्वारा सीखना, है ना, पर विशेष बल दिया है। शिक्षक को चाहिए कि ये जो विषय वस्तु है इसके बारे में जो बता रहे हैं, इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीजें बता रहा है कि ये आम है, ठीक है, आम ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, तो उसको हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, खाने में, है ना, उसको कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो वो व्यवहारिक ज्ञान बताना चाहिए। वो सिर्फ वो जो ज्ञान है वो किताबों तक सीमित रहना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो व्यवहार अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो शिक्षक को इस चीज पे बल देना चाहिए कि विषय वस्तु को किताब तक सीमित ना रख के उनके व्यवहार में कैसे प्रयोग होगा बच्चों के, वो बताना चाहिए, है ना। विषय वस्तु की उपयोगिता। उच्च आदर्श, अध्यापक के ज्ञान को उच्च आदर्शों के साथ साथ जोड़ना चाहिए। इससे छात्र स्वयं को उच्च जीवन के प्रति समर्पण करना सीखेंगे और आत्मसम्मान के भाव का विकास करेंगे, है ना। वे ज्ञान को मानव प्रेम, सम्मान भाव, भाईचारा, उच्च आदर्शों के रूप में ग्रहण करेंगे, है ना। यानी कि उच्च आदर्श, अध्यापक को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, छोटों को हर चीज में हेल्प करनी चाहिए। उच्च आदर्श, आत्मसम्मान, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें, भाईचारा, मान सम्मान, ये सब कुछ उच्च आदर्शों के रूप में ग्रहण बच्चों को कराने चाहिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीट के लिए भी, टेट के लिए। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलिए, ये है अध्यापक का प्रभाव, है ना, मतलब कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए अध्यापक का क्या महत्व है ना। तो छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए अध्यापकीय व्यक्तित्व का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। छात्र जिन अध्यापकों को ज्यादा पसंद करता है, उनकी बात को, क्रियाओं को और व्यवहारों को बड़े ही ध्यान से देखता है। यानी कि जिस छात्र को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी बातों को क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा मानते हैं, उनको देखते हैं अच्छे से कि हमारे टीचर कैसे चलते हैं, एक आइडियल के रूप में देखते हैं उन्हें। ठीक है, एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि हमारा टीचर जिस तरह से हमें पढ़ा रहा है, बता रहा है, ठीक है, हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए कि वे हमें इतना इफेक्टिव पढ़ा रहा है ना, कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमारे टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से चीजों को छोटी छोटी बारीकों से हमें समझाते हैं, है ना। तो इसलिए एक टीचर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। एक टीचर ही ऐसा होता है कि बच्चों में अच्छे से रुचि जागृत, विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकता है ना। यानी कि वो क्या करता है, अगर बच्चों को पढ़ाने से पहले अच्छे से समझ ले कि बच्चा किसी चीज से ग्रस्त तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है बच्चे को, है ना, उसकी रुचि जागृत उसमें हो रही है या नहीं हो रही, है ना। तो अगर नहीं हो रही तो वो रुचि उत्पन्न कर सकता है कैसे, इफेक्टिव विधियां होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा अच्छी विधियां, सहायक सामग्री, सब चीजें। मैकडूगल ने क्या कहा, रुचि गुप्त अवधान है, यानी कि अवधान यानी ध्यान है, रुचि एक गुप्त ध्यान है और अवधान सक्रिय रुचि है। अवधान क्या, ध्यान ही सक्रिय रुचि है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, इसे अच्छे से नोट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ेंगे, खुश रहिए, थैंक यू।